नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉनसून पर राहत की खबर, स्काईमेट के उलट आईएमडी ने दिया इस साल भी सामान्य मॉनसून रहने का अनुमान। औसत से 96% बरसेंगे बादल, एल नीनो होने की संभावना। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई, निफ्टी बैंक में रही 532 अंकों की तेजी, सेंसेक्स 311 और निफ्टी 98 अंक चढ़कर बंद। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में आए करीब 6,500 नए मामले। दिल्ली में संक्रमण दर 24% के पार, मुंबई बीएमसी अस्पतालों में मास्क जरूरी। गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में सचिन पायलट का अनशन शुरू, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप, कांग्रेस ने बताया पार्टी विरोधी कदम। भारत में अपनी मार्केट और मजबूत बनाने की तैयारी में एप्पल, मुंबई और दिल्ली में एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने के लिए 18 अप्रैल को टिम कुक आ सकते हैं भारत। और खबरों की शुरुआत आईएमडी से करेंगे, वो इसलिए क्योंकि मॉनसून को लेकर राहत की खबर आई है। स्काईमेट की रिपोर्ट के उलट आईएमडी ने इस साल सामान्य मॉनसून रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार साल भर औसत से 96% बारिश होने की संभावना है। साथ ही मॉनसून के दौरान अल नीनो का असर दिख सकता है। हालांकि अल नीनो का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। किस राज्य में होगी, कितनी बारिश और क्या होगी, अल नीनो का जो प्रभाव है वो क्या होगा, इस पर मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा से बातचीत की। मैं समाता सीमन चंदा ने, आप भी सुने। हमारे साथ इस वक्त आईएमडी के डीजी डॉक्टर मोहपात्रा है। सर, नॉर्मल मानसून इस बार सामान्य रहेगा पूरी तरह से? आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया इसके हिसाब से मानसून सामान्य रहेगा और क्वांटिटेटिवली जो रेनफॉल जून से सितंबर के बीच में होता है नॉर्मली, इसका 96% प्लस माइनस 5% होने का संभावना है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो साउथ इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की कुछ हिस्सा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नॉर्मल नहीं तो एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, मगर वेस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ एरिया में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। तो सर, कौन कौन से स्टेट प्रभावित हो सकते हैं इस खास तौर पे? देखिए, अभी ये जो फास्टेस्ट फोरकास्ट दिया गया है इसको तो हम फिर अपडेट करेंगे मैम। और आज जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया गया इसके हिसाब से साउथ इंडिया में जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और सदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और ईस्टर्न इंडिया में जैसे बिहार, झारखंड, जीडब्ल्यूबी, मैग्नेटिक वेस्ट बंगाल, इस सब एरिया में, और सोमेन वेस्ट बंगाल, इस सब एरिया में ज्यादा एरिया में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ हिस्सा में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, इस सब एरिया में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। और रिमेनिंग जो है उस एरिया में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। एल नीनो एक ऐसे पैरामीटर है जो मानसून को प्रभावित करता है 60% ऑफ ईयर्स। 40% ईयर्स ऐसे दिखाया गया कि जो एल नीनो का कोई प्रभाव नहीं हुआ। एल नीनो होते हुए नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ 1951 से 2022 तक। इस कारण यही है कि एल नीनो की छोड़ के बहुत सारे ऐसे लार्ज स्केल फीचर्स है जो भी इसको प्रभावित करता है। जो पूर्वानुमान है एल नीनो का वो मानसून सीजन में डेवलप हो सकता है, जुलाई के आसपास डेवलप हो सकता है। यानी इसका जो इफेक्ट डेवलप होगा और इसका प्रभाव होगा तो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में इसका प्रभाव हो सकता है। मगर पॉजिटिव ये है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो पॉजिटिव है, यानी फेवरेबल है मानसून सीजन के लिए। और स्नो कवर एरिया जो है यूरोप और एशिया रीजन पे वो भी जितना नॉर्मली होता है इसमें कम है। जब स्नो कवर कम होता है वो फेवरेबल होता है रेनफॉल के लिए। सो इसलिए आपका बहुत सारे लार्ज स्केल फीचर्स है और सभी को लेकर हमारा जो स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट फोरकास्टिंग सिस्टम है और डायनेमिकल फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको रन किया जाता है और सभी को ऐसे कॉन्सेंसस है कि रेनफॉल 96% ऑफ नॉर्मल होने। जी हाँ, तो आईएमडी के हिसाब से मॉनसून औसत से बेहतर रह सकता है। और अब बात करेंगे बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन आज बाजार में जोश दिखा, बाजार लगातार 7वें दिन तेजी के साथ आज बंद हुआ। सेंसेक्स 311 अंक चढ़कर 60,158 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो ये 98 अंक चढ़कर 17,722 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयर में रही। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, सबसे पहले बताइए आज मार्केट का हाईलाइट क्या क्या कुछ रहा? देखिए, आज जब फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो भारतीय बाजारों के अंदर शुरुआत लगातार 7वें दिन अच्छी की ही होते हुए दिखाई पड़ी और क्लोजिंग में इनफैक्ट हरे निशान में हुई। मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन आज का स्टार था निफ्टी बैंक। मेजरली निफ्टी बैंक के सभी शेयरों में खरीदारी थी।
PSU बैंकिंग बास्केट पार्टिसिपेट कर रहा था, निफ्टी के प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। बैकफुट पे गया आज IT, नंबर से ठीक पहले प्रॉफिट टेकिंग थी, वहां पर रियल्टी थोड़ा प्रेशर था, लेकिन अदरवाइज मेटल में बाइंग, कैपिटल गुड्स के सेलेक्टिव स्टॉक्स पे बाइंग, या फिर आप कह सकते हैं कि जो छोटे मझौले शेयर हैं उनमें एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो ओवरऑल जो मूड माहौल बेहतर बना है, 4-4.5% का गेन इंडेक्स दिखा चुका है पिछले 7 दिनों में, 8 दिनों में, वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड है और नंबर से ठीक पहले थोड़ा सा कॉशियस होता हुआ दिखाई पड़ा जो बड़े शेयर हैं उनके अंदर बाजार। जी, तो इस तूफानी जोश के बीच सेक्टर्स का हाल किस तरीके का रहा, शेयर किस तरीके के रहे? देखिए, आज मेटल पार्टिसिपेट कर रहा था और साथ साथ बैंकिंग। तो अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाएगी तो उसमें आपको बैंकिंग की तरफ से ही मेजरली पार्टिसिपेट दिखाई पड़ेगा, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक 5%, JSW स्टील 3.5%, बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स, ऑटो के दोनों दिग्गज, करीब 3% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में इन्फोसिस 1.5% नीचे, TCS 1.5% नीचे, HCL 1.5% नीचे, टेक महिंद्रा, यानी कि 4 के 4 नाम वो सभी के सभी IT शेयर जहां पर प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप में ट्राइडेंट 8% की तेजी, KPR मिल 6.5% ऊपर, एल्काइल अमाइन 6.5% ऊपर, टोरेंट पावर करीब 4.5 से 5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में लोधा करीब 3% नीचे, JSW एनर्जी 3% नीचे, इंड्योरेंस टेक 2.5% ऊपर और थर्मैक्स करीब 2.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज बैंकिंग में लीड कर रहा था कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और ICICI बैंक 1.5 से लेकर 5% तक का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और मेटल में लीड कर रहा था JSW स्टील, टाटा स्टील, JSPL, NMDC करीब 2.5 से लेकर 3.5% तक का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा सेशन बैंक्स और मेटल के नाम, हालांकि IT में प्रेशर देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का रहा आज मार्केट का हाल। और इस बीच IT पर मोतीलाल ओसवाल के गौतम दुग्गड़ बुलिश हैं। उनका मानना है कि इस साल IT सेक्टर अच्छा कर सकता है, हालांकि उन्होंने बताया कि वे अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल पर थोड़ा ओवरवेट में हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल जो है आज के तारीख में ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहते हैं कि ये गोल्डीलॉक्स पीरियड से जा रहा है। ग्रोथ, मार्जिन, एसेट क्वालिटी, ROE, कैपिटलाइजेशन लेवल, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है और वैल्यूएशंस भी काफी नीचे आ चुके हैं कई सारे बैंक्स के। हमारा इसमें बड़ा ओवरवेट है, स्पेशली PSU बैंक्स में। अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ये 2 स्टॉक्स है जिसपे हमारा करीबन 5% का ओवरवेट पोजीशन है। और प्राइवेट बैंक्स में भी हमारे पास ICICI बैंक, HDFC बैंक जहां भी हमने वेट बढ़ाया है, ये सब है। आपने देखा होगा CY20, CY21 में IT ने 50 से 55% को बैंकिंग इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। CY22 में टेबल्स टर्न हुए, बैंकिंग ने IT को आउट परफॉर्म किया है बड़े मार्जिन से। दिस ईयर हमें लगता है कि दोनों सेक्टर अच्छे कर सकते हैं, बट IT कैन आउट परफॉर्म बैंक्स। तो वहीं इन सब के बीच बाजार की नजर कल आने वाले TCS के नतीजों पर टिकी हुई है। कैसे होंगे नतीजे, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष वर्मा। आशीष जी, बताएं जरा कैसे होंगे कल TCS के नतीजे? जी हाँ, कल TCS के नंबर्स आने और बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के नंबर्स करीब 5:15 बजे के आसपास आए थे। अच्छा, कल मैं ओवरऑल इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्टेड है IT सेक्टर से उसकी बात कर रहा था। तब मैंने मेंशन कर रहा था कि ओवरऑल तो म्यूटेड परफॉर्मेंस होगा, लेकिन फिर भी उसमें टियर 1 प्लेयर्स में TCS आउट परफॉर्म करेगा। तो एक्सपेक्टेड यह है कि कांस्टेंट करेंसी में TCS की Q-on-Q ग्रोथ 1% देखने को मिलेगी रेवेन्यूज में। क्यों? क्योंकि क्लाउड और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके गेन्स कहा जा रहा है दिग्गजों को, खासतौर पे TCS को मिलते हुए नजर आएंगे। और जहां तक वो बैंकिंग क्लाइंट्स के एक्सपोजर की बात है, ज्यादातर सब मान रहे हैं एटलीस्ट इस Q4 में उसका इंपैक्ट नतीजों में रेवेन्यूज पे देखने को नहीं मिलेगा। मार्जिन्स ओवरऑल इंडस्ट्री के बहुत मॉडरेट रहने वाले, लेकिन TCS के 50-60 बेसिस पॉइंट्स Q-on-Q मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा। और उसके पीछे कुछ वजहें हैं। एक तो सप्लाई साइड प्रेशर्स, वो एट्रिशन लेवल्स वो सब रिड्यूस हो रहे हैं। दूसरा, इनका सब कॉन्ट्रैक्टर यूसेज बढ़ गया था, वो अब रैशनलाइज होगा, उसका फायदा मिलेगा। और साथ साथ जो यूटिलाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है वो किक इन करेंगी। अच्छा, TCS ने कई सारी प्रेस रिलीजेस, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि इन्होंने कई सारी डील्स बैक करी है। लार्जली स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार जो डील विंस का TCV आएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो $10 बिलियन प्लस का शायद आंकड़ा होगा, अज्यूमिंग रिन्यूएबल कंपोनेंट जो होता है वो नॉर्मल जैसे चलता है साइकिल वैसे ही चल रहा होगा। कहां नजर होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट, कैलेंडर ईयर 2023 के बजट क्लोजर्स,
डिसीजन मेकिंग का, क्लाइंट्स का पेस क्या है, बजट स्पेंड्स को लेकर, रैंप अप को लेकर क्या व्यू बन रहा है। दूसरा, नए सीईओ साहब आए हैं, आएंगे, उसके चलते स्ट्रैटेजी, वो की बेट्स, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगा। कुछ वर्टिकल्स, कुछ ज्योग्राफीज दिक्कत वाली थी, हाईटेक, रिटेल, यूरोप, इन सब में इस समय क्या स्थिति है, क्या हाल है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये यूरोप के कंसर्न्स, यूएस के कंसर्न्स के बाद वहां पे मूड कैसा बन रहा है, और वहां पे जो इंपैक्टेड कंपनीज थी उन पर किस तरह का एक्सपोजर है टीसीएस का। करेंट स्लो डाउन में और या फिर पोटेंशियल जो रिसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस बार क्या फर्क होगा, क्या डिफरेंट होगा पहले से, ये सब स्ट्रीट में जानना चाहते हैं ऐसे दिग्गज मैनेजमेंट की कमेंट्री के थ्रू। और लास्टली, मार्जिन्स इस बार थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे, लेकिन वो 26 से 28% का बैंड तो आपने जस का तस रखा हुआ है, तो उस बैंड तक मार्जिन्स कब और कैसे पहुंचेंगे, क्या लीवर्स है हमारे पास, ये सब इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की उस कमेंट्री में। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रहेगी। अब बात भारत की, जो साल 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ये कहना है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का। फ्रांस में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही। अभी वो फ्रांस, इटली के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि अभी $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। गोयल ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत और फ्रांस के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीयूष गोयल से हमारे सहयोगी संजय सूरी ने फ्रांस में बातचीत की है, आप भी सुनिए। Trade has been growing very, very fast between France and India. It's a country that respects art, culture, tradition, family value systems, and India has a lot to offer in each one of these. और एप्पल के सीईओ टिम कुक 18 अप्रैल को भारत आ सकते हैं। एप्पल मुंबई में भारत का पहला अपना फ्लैगशिप स्टोर खोलने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टिम कुक खुद इसके लिए भारत आ सकते हैं। मुंबई के बाद दिल्ली में 20 अप्रैल को एप्पल अपना स्टोर खोलेगी। हमें सूत्र बता रहे हैं कि टिम कुक अपनी यात्रा के दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और एक्सपोर्ट जैसे स्ट्रैटेजिक मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। टिम कुक इससे पहले 2016 में भारत आए थे। भारत में एप्पल के रिटेल स्टोर तो हैं, 500 से ज्यादा हैं ये, मगर ये ऑफिशियली एप्पल फ्लैगशिप स्टोर होगा जो अब खुलेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि स्टोर मुंबई में चलाने वाली काली पीली टैक्सी से प्रभावित थीम पर बना हुआ है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और अब बात राजस्थान की, वो इसलिए क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस में सियासी टसल जारी है। कांग्रेस आलाकमान के चेतावनी के बावजूद सचिन पायलट धरने पर बैठ गए। दरअसल सचिन पायलट तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर वर्तमान सीएम गहलोत के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए हैं, और इसी अनशन पर बैठे हुए वो जयपुर में फिलहाल अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था। और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज़ को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। जी हाँ, तो सचिन के अनशन पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से भवानी जुड़ रहे हैं, तो उनके पास चलते हैं सीधे। भवानी, कांग्रेस में ये चल क्या रहा है? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस अनशन से प्लान क्या है सचिन पायलट का? देखिए, अभी इस वक्त मैं अनशन स्थल पर हूँ। अभी सचिन पायलट का अनशन खत्म हुआ, कुछ सेकंड पहले ही वो उठकर यहाँ से गए। एक तस्वीर बता देता हूँ, फिर बात करेंगे। ये मेरे पीछे जो तस्वीर है, यही काफ़ी कुछ कह रही है। महात्मा गांधी की तस्वीर है, और आप देखिए कि टैगलाइन देख लीजिए। यहाँ पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी की तस्वीर नहीं है, सोनिया गांधी की तस्वीर नहीं है, राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की तस्वीर नहीं है।
अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सचिन पायलट महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, न सरकार का कोई मंत्री न विधायक, और उसके साथ उनके साथ है तो भीड़, शक्ति प्रदर्शन। तो इसके माध्यम से भीड़ खूब थी यहाँ पर। तो सचिन पायलट ने आज 2 मैसेज देने की कोशिश की। एक इशारा जो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पार्टी को ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो खुद अपना आप में ताकत है, पार्टी की उनको जो जिस तरीके की झंडे की, पोस्टर की या उन तस्वीरों की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ा एक इशारा करता है कि सचिन पायलट अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। और वो तब जब पार्टी ने, दूसरी तरफ आप देखिए कि पार्टी ने ये चेतावनी दे दी कि आप अगर आप अनशन करेंगे तो अनुशासनहीनता होगा। उसका भी सचिन पायलट ने जवाब दिया कि उन्होंने पार्टी के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि ये इनका इंडिविजुअल शक्ति प्रदर्शन था। तो क्या पार्टी का एक नेता इंडिविजुअल लेवल पर कर सकता है? एक दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पार्टी के जो राजस्थान के इंचार्ज है, उन्होंने ये कहा कि उनसे पूछा नहीं गया था, इस इश्यू पर उनसे बात नहीं की गई। उनका भी सचिन पायलट ने आज जवाब दिया कि उनसे पहले प्रभारी थी, उनको बता दिया गया। अब मसला ये है कि आखिर होगा क्या और सचिन पायलट इस प्रदर्शन से चाहते क्या हैं, क्या होने वाला। एक तरह से आज से 2 संदेश साफ है। सचिन पायलट ने पार्टी आलाकमान को सीधा सीधा मैसेज दिया कि अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद में जनता उनके साथ है, भीड़ की ताकत है और वो फैसला करने की क्षमता रखते हैं। फैसला किस तरह का, क्या पार्टी छोड़ने का फैसला करेंगे, क्या नई पार्टी बनाने का फैसला करेंगे, कुछ आगे आने वाले दिनों में साफ होगा। या फिर पायलट पार्टी के अंदर रहकर अपने लेवल पे लड़ाई लड़ेंगे। इस बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। जैसे ही सचिन पायलट ने अनशन शुरू किया, उनके 3 कार्यक्रम थे, तीनों रद्द किए। मीडिया के सामने नहीं आए, कुछ मंत्री जरूर सामने आए, लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास अभी तक सचिन पायलट के इस धरने का जवाब नहीं कि पार्टी क्या करने वाली। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका। तो कुल मिलाकर अभी ये पता नहीं कि करने क्या वाले हैं सचिन पायलट। तो क्या सचिन पायलट इस बार कर देंगे आर पार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे कोलगेट के बारे में। दरअसल ये रोज बरोज इस्तेमाल होने वाला कोलगेट एक्चुअल में एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है। ये इंडियन कंपनी नहीं है और इसकी शुरुआत 200 साल पहले विलियम कोलगेट साहब ने की थी। दरअसल कोलगेट ने टूथपेस्ट कारोबार में जो फोरे है, यानी कि वो कारोबार की जो शुरुआत है, वो विलियम कोलगेट साहब के डिमाइस के 16 साल बाद शुरू की थी। उससे पहले 10 साल तक कोलगेट जो था वो परफ्यूम्स के कारोबार में था और परफ्यूम बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज करता था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कोलगेट शुरुआती कारोबार में जो अपना टूथपेस्ट है वो कुछ जार्स के जरिए बेचता था, लेकिन वहाँ से लेके आज तक का सफ़र ऐसा है कि आज कोलगेट दुनिया भर में 40% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की आधी आबादी करीब करीब कोलगेट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक फैक्ट ये भी है, कोलगेट का कामकाज तो करीब 200 देशों में है, लेकिन कोलगेट महज 2 देशों में ही लिस्टेड है, जिसमें एक है यूएस और दूसरा है भारत। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कोलगेट के लिए, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट लेकर आगे भी हम आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक
देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे कोरोना की। वो इसलिए क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। 24 घंटे में फिर से करीब 6000 नए मामले मिले हैं। बीते हफ्ते कोविड ने 68 मरीजों की जान ले ली है। तो वहीं मुंबई की अगर बात करें तो यहां पर बीएमसी में मास्क अब जरूरी हो गया है। तो दिल्ली एम्स में भी भीड़ पर सख्ती की जा रही है। अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली नंदा, उनके पास चलते हैं। दीपाली, बताएं जरा क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर आपके पास? देखिए, जो नंबर है वो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाता हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर पिछले एक महीने में हम देखें तो दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो उछाल है वो 90% तक से भी ज़्यादा का उछाल है। और साथ ही साथ चिंता मृतकों की संख्या को लेकर भी है। अगर बीते एक हफ्ते की बात करें तो 68 मरीजों की जान कोविड की वजह से गई है। जो रीज़न बताया जा रहा है इस उछाल का वो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को बताया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट अभी भी ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कम है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जो राज्य सरकारें हैं वो अपने स्तर पर जाहिर तौर पर कदम उठाती हुई नजर आ रही है। बीएमसी में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। और वहीं अगर हम पहले ही ये फैसले देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस को ये परमिशन दी गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ सकते हैं। एम्स में भी अब भीड़ भाड़ पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। तो राज्यों के स्तर पर ये ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार भी, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो भी अलर्ट मोड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। तो कुल मिलाकर एहतियात बरतना फिर से बेहद जरूरी कोरोना को लेकर। और अब बात ऑनलाइन गेमिंग की, जिसमें बेटिंग बैन है लेकिन फैंटेसी गेमिंग में पैसा लगाना बैन नहीं है। क्या है ये बेटिंग और गेमिंग में अंतर का ये फंडा, ये समझने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात करते हैं न्यूज 18 नेटवर्क और रेकिट के कैंपेन मिशन स्वच्छता पानी की। मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने इस अभियान से जुड़कर प्राइमरी स्कूल नौवर वाराणसी में स्टूडेंट्स को सैनिटाइजेशन और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आइए देखते हैं। Any change has to begin at the grassroots, and that's where the role of primary schools come in. I'm here with a very special teacher today. Shilpa has traveled all the way from Bombay to be with us in this Pathshala. Shilpa, good sanitation is linked to good health. बिना साफ टॉयलेट के और एक हाइजीन, बिहेवियरल चेंजेस के गुड हेल्थ नहीं हो सकता। उसके बारे में बताइए, बच्चों को समझाइए। शिक्षा, आप खड़े होके बताइए हमें, आप यहाँ पे आइए। क्या बात कर रहे थे हम स्वच्छता को लेकर? बाथरूम क्यों साफ रखना चाहिए हमें? क्योंकि वो कीटाणु उसमें अगर कोई जा रहा है लैट्रिन करके वो नहीं बहा रहा है तो उससे कीटाणु हो रहा है और आदमी बहुत सारे बीमार हो जा रहे हैं। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप ऑब्वियसली काम पे जा नहीं पाओगे। आप बीमार पड़ोगे, आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी लो हो जाती है और ऑब्वियसली द वर्क आउटपुट इज सो मच लेसर। जो इंडियन टॉयलेट्स है और वेस्टर्न टॉयलेट भी यहाँ है, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो बच्चे हैं वो इस्तेमाल करें और उसके बाद साफ टॉयलेट छोड़ें? बच्चे जैसे शौचालय करते हैं तो उसमें जो वेस्टर्न टॉयलेट, जो कमोड वाले टॉयलेट हैं, उसमें 2 बटन बने हुए हैं। उस बटन को बच्चे पुश करते हैं और जो इंडियन टॉयलेट है उसमें पानी लेके बच्चे जाते हैं और जैसे ही शौच करते हैं उसके बाद उसमें पानी को बहा देते हैं और सीट जो एकदम क्लीन हो जाता है। चलिए, हम लोगों का मिशन क्या है? हेल्दी हम, हेल्दी हम। शिल्पा, आपका मंत्र? मैं कहूंगी स्वच्छ रहो, मस्त रहो। With that, Shilpa, really thanks to you, and thank you to all the panelists who are joining us, and a big thank you to all the students.
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।